नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोशिका, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन। और जो पिछला अध्याय था, पिछली जो इसकी वीडियो थी, उसमें हमने समसूत्री विभाजन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा था। आज हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि हम कोशिका विभाजन ही पढ़ रहे हैं। कोशिका विभाजन। अब ये जो कोशिका का विभाजन है दो प्रकार से होता है, एक तो समसूत्री होता है और एक अर्धसूत्री होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं मायोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है मायोसिस। ठीक है, मायोसिस। अब देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन, सबसे पहली बात तो जब हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो समसूत्री विभाजन है वो जीवों की कई कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये समसूत्री विभाजन जो होता है ये लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन करने वाली, लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा? जो कोशिकाएं लैंगिक जनन कर रही है, उन लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो फिर जो हमारे अलैंगिक जनन होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करने वाली, अलैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में, अलैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन कर रही है उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं मिलेगा। अर्धसूत्री विभाजन किस में मिलेगा? केवल जो लैंगिक जनन कर रही है उसमें अर्धसूत्री विभाजन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों कि ये जो विभाजन होगा ना, तो इस विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अब समसूत्री में तो क्या था कि जो गुणसूत्र थे वो पूरे के पूरे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस विभाजन में या इस विभाजन के फलस्वरूप, इस विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। इसलिए हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ये भी इसे कहा जाता है न्यूनकारी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गुणसूत्र है वो क्या हो गए? आधे हो गए। यानी कि जो संतति कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र थे उसके आधे जो होते हैं वो, मातृ कोशिका के अंदर या जनक कोशिका में जो गुणसूत्र थे उसके आधे गुणसूत्र कहाँ प्राप्त होते हैं? संतति कोशिका में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इस विभाजन को हम किस नाम से जानते हैं? इसलिए इसे हम न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, साथ में क्या होता है, इसके अंदर जीन विनिमय की घटना होती है। ठीक है, इस विभाजन में, इस विभाजन में, इस विभाजन में जीन विनिमय
जीन विनिमय की घटना होती है, जीन विनिमय की घटना होती है, जिसके कारण संतति कोशिका में नए लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए यह विभाजन जीवों के उद्विकास में सहायक है, यानी कि जीन विनिमय की घटना होती है, जीन विनिमय की, जिसके द्वारा डीएनए का आदान प्रदान होता है सिस्टर क्रोमेटिन के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें पूछा जा सकता है कि कौन से विभाजन के अंदर जीन विनिमय की घटना होती है, समसूत्री में होती है, अर्धसूत्री में होती है। तो हमें पता होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर जीन विनिमय की घटना होती है। समसूत्री विभाजन में इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं होती जीन विनिमय की। ये जीन विनिमय की घटना कहाँ मिलेगी? अर्धसूत्री विभाजन में मिलेगी। अब जीन विनिमय की घटना होगी, डीएनए का चेंज होगा, आपस में आदान प्रदान करेंगे, आदान प्रदान करने के कारण जो संतति कोशिका है उसमें कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? नए लक्षण आते हैं, यानी कि उसकी जो मातृ कोशिका थी उससे नए लक्षण संतति कोशिका के अंदर आएंगे, और इसलिए ये जो विभाजन होता है ये जीवों के उद्विकास में सहायक है। समसूत्री विभाजन जीवों के उद्विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब देखो, अब आगे बात करते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन जो है ये 2 चरणों में संपन्न होता है। उन चरणों के नाम हमें पता होने चाहिए और उनमें कौन सी घटनाएं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि घटनाएं पूछी जा सकती है कि कौन से चरण में कौन सी घटना संपन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। अब ये 2 चरण कौन कौन से हैं दोस्तों? इनके नाम हमें याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है, और दूसरा चरण है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमारा जो आज मुख्य चर्चा का टॉपिक है वो अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम 2 चरणों में संपन्न होगी ये। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होगा ये भी 4 अवस्थाएं होगी इसकी भी। जैसे हमने समसूत्री की पढ़ के आए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसी प्रकार से इसकी भी 4 अवस्थाएं होगी। ठीक है, यह भी देखो, ये भी 4 चरणों में संपन्न होगा। अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है ये भी 4 चरणों में संपन्न होगा। कौन कौन से? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात वही प्रोफेज आएगी, अवस्थाएं तो वही आनी है, प्रोफेज आएगी, मेटाफेज आएगी, ठीक है, उसके बाद एनाफेज आएगी और उसके बाद लास्ट में आएगी हमारे पास टीलोफेज। तो वही 4 होनी है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो अवस्थाएं लिखी हुई है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी की सारी किसकी है? समसूत्री विभाजन की। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम।
अवस्था तो यही आनी है, क्या लगा दो, फर्स्ट लगा दो, प्रोपेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, प्रोपेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की हम बात करें तो 4 चरणों में संपन्न होगी है। अर्धसूत्री विभाजन 4 चरण होंगे, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट की, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट की, उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोफेज फर्स्ट की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है। यह अवस्था 5 प्रक्रियाओं में संपन्न होती है। 5 प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होगी प्रोपेज फर्स्ट, ये 5 प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होगी, ठीक है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है ये। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, यानी कि ज्यादा देर तक चलेगी ये अवस्था। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, मतलब ज्यादा टाइम तक ये अवस्था चलेगी, ठीक है। अब ये 5 प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न हो रही है। अब ये 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, वो नाम हमें याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि 5 प्रक्रियाओं में संपन्न होती है, मतलब ये भी 5 चरणों में संपन्न होगी, 5 प्रक्रियाओं में संपन्न होगी। अब वो 5 प्रक्रियाओं के नाम क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने पास आएगा लिप्टोडीन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा जाइगोटीन, ठीक है। तीसरा हमारे पास आएगा पेकाइटीन, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास डिप्लोटीन, और फिर 5वां आएगा हमारे पास डाइकाइनेसिस। ये 5 प्रक्रिया है, और ये 5 प्रक्रियाओं के द्वारा ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो ये 5 प्रक्रियाएं जो है, इसके नाम हमें याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सवाल क्या पूछेगा कि इस अवस्था में कौन सी घटना होती है, उसका नाम देके हमें पूछ सकता है कि ये प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था के अंदर संपन्न होती है। तो इनके अंदर जो घटनाएं संपन्न हो रही है, कोशिका क्या कार्य कर रही है, क्या गतिविधियां चल रही है, वो हमें पता रखनी है, ठीक है। तो एक बार देखो, इसको कैसे याद करेंगे हम। अब ये 5 अवस्थाएं कैसे याद होगी, ध्यान रखिए, लाइन टू लाइन याद रखनी है, इनका क्रम चेंज नहीं करना, ठीक है। जो जिस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे क्रम, वही क्रम रहना है, क्रम चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हमारे पास है लिप्टोडीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पेकाइटीन और डिप्लोटीन, चौथी 5वीं डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब इसका क्रम याद कैसे रखेंगे, देखिए दोस्तों, लो जी पीओ देसी दारू, ठीक है। लो जी पीओ देसी दारू, एल से लो जी मतलब एल का मतलब लिप्टोडीन, जे, ठीक है। जाइगोटीन, पीओ, पेकाइटीन, देसी तो डिप्लोटीन, और दारू डाइकाइनेसिस, ठीक है। लो जी पीओ देसी दारू, तो ये लाइन टू लाइन हमें याद रहेगा। लो जी पीओ देसी दारू, तो लिप्टोडीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये जो 5 क्रम है, ये हमें याद रखना है। अब हम इसके बारे में जरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लिप्टोडीन की। इस लिप्टोडीन में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिप्टोडीन की। तो लिप्टोडीन में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, पहली अवस्था लिप्टोडीन, ठीक है।
अब दोस्तों इसका उपनाम भी है, इसे हम बुके या गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। बुके या गुलदस्ता अवस्था भी इसे कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, हमें डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है यहाँ पे कि बुके या गुलदस्ता अवस्था हम किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना लिप्टोडीन को हम बुके या गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो पहले हम बात करें कि बुके या गुलदस्ता अवस्था क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तभी तो पता चलेगा कि बुके या गुलदस्ता अवस्था क्यों कहते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, लिप्टोडीन में होता क्या है, वही होता है जो प्रोफेज पस्ट में होता है। मतलब क्या, क्रोमेटिन के रेशे क्या होंगे, संघनित होंगे, और किसका निर्माण होगा, गुणसूत्रों का। इस अवस्था में क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये कोशिका के अंदर जैसे हमारे गुलदस्ता होता है, इस तरीके से गुलदस्ते के अंदर ये से फूल रहते हैं सजे हुए, ठीक है, इस तरीके से फूल सजे हुए मिलेंगे गुलदस्ते में हमें, ठीक है, इस तरीके से फूल मिलेंगे। तो जो इस लिप्टोडीन में होता है, इसके अंदर कोशिका में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन के रेशे होते हैं, ये क्रोमेटिन के रेशे संघनित होते हैं, और संघनित होने पे हमें पता है गुणसूत्रों का निर्माण होगा। और गुणसूत्र किस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, ऐसे गुलदस्ते में जिस प्रकार से फूल व्यवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र व्यवस्थित रहते हैं। और इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, बुके या गुलदस्ता अवस्था कहा जाता है। कि जैसे गुलदस्ते में जो होते हैं फूल वो सजे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो इस तरीके से गुलदस्ते में फूल की तरह सजे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से सजे हुए व्यवस्थित रहते हैं। इस कारण हम इस लिप्टोडीन को क्या कहते हैं, बुके या गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। तो ये था हमारा लिप्टोडीन। अब इसके बाद हम बात करते हैं जाइगोटीन की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और कॉपी में साथ में नोट करते हुए जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम इसकी क्विज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा वीडियो आएगा वो इसका क्विज आएगा, और क्विज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे जो नेक्स्ट अवस्था आ रही है जाइगोटीन की, ठीक है। ये पहली अवस्था थी लिप्टोडीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जाइगोटीन की। दूसरी अवस्था है ये जाइगोटीन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, देखो इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन वो भी समजात गुणसूत्रों के, ठीक है। तो समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़ करके सिनेप्स का निर्माण करते हैं। सिनेप्स का मतलब हो गया दोस्तों कि संधि स्थल का निर्माण करेंगे। अब दोस्तों देखिए किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से जुड़ेंगे। जो समझा, अपन ने बात करी गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों की ये क्रोमेटिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, ध्यान रखिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जो होगा ना वो जुड़ करके किसका निर्माण करेगा, इसका सिनेप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, सिनेप्स का निर्माण करेंगे। अब हम देख रहे हैं ये चित्र, इस डायग्राम में देखिए दोस्तों कि ये जो संधि स्थल है यहाँ पे, ये संधि स्थल कहलाएगा हमारे,
जहां पे दोनों भाग जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, समजात गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ कि अपनी ही जाति के, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिन का मतलब हुआ इसकी सिस्टर क्रोमेटिन, इसकी सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़ेगी। ये नहीं कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन नहीं होगी। इसकी सिस्टर क्रोमेटिन और इस गुणसूत्र की सिस्टर क्रोमेटिन, तो ये दोनों कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। ये आपस में जुड़ेगी और जुड़ने पर ये संधि स्थल बना, और इस संधि स्थल को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो जाइगोटीन में किसका निर्माण होता है? सिनेप्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, सिनेप्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो अवस्था आती है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जाइगोटीन के बाद हमारे पास आएगी पेकाइटिन, पेकाइटिन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था में ये जो सिनेप्स बना हुआ है, इस सिनेप्स में क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में क्या करती है? डीएनए का आदान प्रदान। इस अवस्था में जीन विनिमय की या जीनी विनिमय की, इस अवस्था में जीनी विनिमय की घटना होती है, जीनी विनिमय की घटना होती है। अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। यानी कि ये वाली सिस्टर क्रोमेटिन अपने डीएनए को इधर भेजेगी, इसके द्वारा ये डीएनए इधर आएगा। ये वाली सिस्टर क्रोमेटिन क्या करेगी? अपने डीएनए को इधर, यानी कि डीएनए इधर और इस तरफ डीएनए। तो ये डीएनए का आदान प्रदान हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय, ठीक है, जीनी विनिमय। तो दोस्तों हमें ये पूछा जा सकता है कि जो जीनी विनिमय की घटना होती है, ये जीनी विनिमय की घटना प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होती है, या कौन से प्रक्रिया में होती है, या कौन से चरण में होती है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो जीन विनिमय की घटना होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो हमें याद रखना है पेकाइटिन में होती है, ठीक है। सिनेप्स का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? जाइगोटीन में होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो पेकाइटिन के बाद हमारे पास क्या आएगी? डिप्लोटीन आएगी, ठीक है। अब इस अवस्था के अंदर क्या होता है? देखिए दोस्तों, इस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है, काइजमेटा का निर्माण होता है। इस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहां पे एक नई बला हमारे पास में आई है, काइजमेटा। ये काइजमेटा क्या है? तो हमने अभी अभी बात करी थी दोस्तों कि यहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन क्या कर रही है? सिनेप्स का निर्माण कर रही है। और इस सिनेप्स को ही हम क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं। ये सिनेप्स क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं। तो काइजमेटा का निर्माण होता है, मतलब ये सिनेप्स क्या करेगा? संधि स्थल क्या करेगा? अपने क्षेत्रफल को बढ़ा लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? काइजमेटा, ठीक है। काइजमेटा का निर्माण होगा, ठीक है। काइजमेटा क्या होता है? काइजमेटा वो स्थान होता है जहां पे किसका निर्माण होता है? सिनेप्स का, या हम कह सकते हैं जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़ी हुई होती है। तो हम लिख सकते हैं काइजमेटा वह स्थान होता है, काइजमेटा वह स्थान होता है जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़ी होती है। तो काइजमेटा वो स्थान होगा दोस्तों जहां पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन क्या होगी? आपस में जुड़ी हुई होगी। तो ये था हमारे डिप्लोटीन। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो लास्ट अवस्था है इसकी, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है उसकी बात कर लेते हैं।
अंतिम अवस्था का नाम है हमारे डाईकाइनेसिस। जो लास्ट वाली अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, उसका नाम क्या है? डाईकाइनेसिस। पांचवी अवस्था डाईकाइनेसिस, डाईकाइनेसिस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इस अवस्था में काइजमेटा का उपांति भवन होता है। काइजमेटा का उपांति भवन होता है। अब ये उपांति भवन क्या चीज होती है? हमने पढ़ा उपांति भवन होता है, काइजमेटा का उपांति भवन। अब हम ये तो जान गए कि काइजमेटा क्या चीज है। ठीक है, यानी कि दो सिस्टर क्रोमेटिन आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जुड़ेगी, सिनेप्स का निर्माण करेगी और सिनेप्स अपने आकार को बढ़ा लेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? काइजमेटा कहेंगे। यानी कि यहाँ पे काइजमेटा का निर्माण हुआ था। अब उपांति भवन का मतलब है कि ये जो काइजमेटा बना ना, ये टूट जाएगा। टूटना, काइजमेटा का क्या? टूटना। उपांति भवन का मतलब क्या हुआ? काइजमेटा का टूटना, ये टूट जाएगा। और ये अवस्था कौन सी अवस्था में होता है? डाईकाइनेसिस। ठीक है, डाईकाइनेसिस में होता है। काइजमेटा का उपांति भवन, काइजमेटा का टूटना, वही उपांति भवन कहलाता है। तो ये हमारे चल रही थी अभी प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास आएगी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की दूसरी अवस्था, सेकंड स्टेज, जिसका नाम क्या है? मेटाफेज फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, वही घटनाएं होगी जो प्रोफेज उसके अंदर समसूत्री विभाजन के अंदर हुई थी। समसूत्री विभाजन के अंदर मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था? सॉरी, समसूत्री विभाजन के अंदर मेटाफेज में क्या हुआ था? वही मेटाफेज फर्स्ट में होगा। मतलब क्या घटना हुई थी वहां पे कि गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? ज्यादा संघनित हो जाते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। साथ में गुणसूत्र क्या करते हैं? मध्य में आकर के एम प्लेट का निर्माण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य में आकर एम प्लेट का निर्माण करते हैं। एम प्लेट का निर्माण करते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होंगे वो बीच में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे कोशिका के, और किसका निर्माण करेंगे? एम प्लेट का निर्माण करेंगे। साथ में क्या होगा? इस अवस्था में तर्कु तंतुओं का बहुलीकरण होगा। बहुलीकरण होता है। ठीक है, तर्कु तंतुओं का क्या होगा? बहुलीकरण होगा, जिसके द्वारा जो तर्कु तंतु है वो क्या करेंगे? काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। गुणसूत्रों के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम पे क्या होता है? डबल प्रोटीन की वलय होती है, और उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये तर्कु तंतु क्या करते हैं? उस काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और एम प्लेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर वही घटनाएं होगी जो समसूत्री के मेटाफेज में होती है। और इसके आगे जो अवस्था आ रही है हमारे पास, मेटाफेज फर्स्ट के बाद जो अवस्था आएगी वो है एनाफेज फर्स्ट। और एनाफेज फर्स्ट में वही घटना होगी जो हमारे समसूत्री की एनाफेज में हुई थी। यानी कि एनाफेज फर्स्ट की हम बात करें, एनाफेज फर्स्ट वही घटना होगी जो हमारे क्या हुई थी? समसूत्री विभाजन के अंतर्गत हुई थी। तो इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे। जो गुणसूत्र होंगे वो कहाँ जाएंगे? विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे। एनाफेज के अंदर वही हुआ था। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या हुआ था? सेंट्रोसोम का विघटन हुआ था। विघटन के कारण क्या हुआ था? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गए, और इसमें हमने क्या लिखा? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे। यानी कि वही प्रक्रिया होनी है जो समसूत्री विभाजन में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि इसके अंदर जो होगा वो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी।
तो इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या, इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे रह जाते हैं इस अवस्था के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है कि कौन सी अवस्था के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। एनाफेज फर्स्ट में। तो ये थी हमारे पास एनाफेज फर्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास आएगी टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो लास्ट अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, जो अंतिम अवस्था है उसका नाम है हमारे पास टीलोफेज फर्स्ट। इस टीलोफेज फर्स्ट में क्या घटनाएं होती है? वही घटनाएं होनी है जो हमारे समसूत्री विभाजन के अंतर्गत हुई थी, यानी कि अंतिम टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें वही घटनाएं होनी है जो हमारे समसूत्री विभाजन में हुई थी। मतलब जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र ध्रुवों पर जाकर असंगनित होकर, गुणसूत्र ध्रुवों पर जाकर असंगनित होकर किस में बदलेंगे? क्रोमेटिन रेशो में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन रेशो में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन रेशो में बदल जाते हैं, यानी कि वापस से गुणसूत्र कहाँ गए? ध्रुवों पे गए। वो तो एनाफेज में ही होने लग गया था, लेकिन हम क्या कहेंगे? ध्रुवों पे जाकर हुआ क्या? असंगनित हुए और किस में बदले? क्रोमेटिन के रेशो में बदले। और साथ में क्या होता है इसके अंदर कि ध्रुवों पर, या हम कह सकते हैं कोशिका में ध्रुवों पर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जिकाय व ईआर पुनर्निर्मित होने लगते हैं, ध्रुवों पे मतलब कोशिका के अंदर ही ध्रुव होंगे, तो कोशिका में ही क्या होगा? वापिस ही ये पुनर्निर्मित होने लग जाएंगे। कौन कौन? जो गायब हुए थे प्रोफेज फर्स्ट में, वो सारे गायब होने। ठीक है, तो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जिका, ईआर, ये वापस से क्या होते हैं? कोशिका में बनने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारे कंप्लीट हुआ कौन सा? टीलोफेज फर्स्ट। इसके बाद हम बात करें जो आएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम कौन से विभाजन की तरह होता है? समसूत्री विभाजन की तरह। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ना है तो समसूत्री विभाजन पढ़ लो, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो अब कोई कह नहीं सकता कि हमने अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय नहीं पढ़ा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पढ़ना क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट हमने जब समसूत्री विभाजन पढ़ लिया तो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड तो हो गया हमारे कंप्लीट। जब हमने समसूत्री पढ़ा तो बात क्या हो रही है कि अर्धसूत्री विभाजन में वही घटनाएं होगी जो समसूत्री विभाजन में होती है, और समसूत्री विभाजन हमने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ा था। ठीक है, अब विभाजन होने के बाद हमें पता है वही वापस से कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और वही कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिका में विदलन विधि के द्वारा और पादप कोशिका में कोशिका पटलिका विधि के द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसका हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पास आएगी वो इस पूरी कोशिका के, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से लेकर के सारे जितने भी पार्ट है उनसे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, क्विज आएगी, और क्विज के लिए आप रेडी रहिएगा। अपने टॉपिक को एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, साथ में देखते हैं कि हम कमेंट में कितने उत्तर आते हैं क्विज के। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। फिर हम आगे मिलेंगे क्विज के साथ। धन्यवाद।